अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी आप किसी के साथ कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या देखना चाहिए। लेट्स से भाई आपने आपके किसी दोस्त ने आपको बोला है कि यार मेरे पास ये बिजनेस है मेरा, और इसके अंदर अगर तुम इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे तो मैं तुम्हें उसके ऊपर तकरीबन 20% या 25% का प्रॉफिट दूंगा 3 महीने 4 महीने के अंदर। तो ये आइडिया तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है उसके ऊपर। लेट्स से अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 25% वापस मिल रहा है या 20% मिल रहा है, तो तकरीबन 25,000 रुपये आपके हो गए। तो आइडिया तो अच्छा है, बुरा नहीं है। ठीक है, मगर अब इसकी ड्यू डिलिजेंस आपने की है वो आपने आपको नहीं पता, क्योंकि आपने कि दोस्त ने आपको बोला है। आपको दोस्त को नाराज़ भी नहीं करना, आपको अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है दोस्त के भाई आपका इतना खैर ख्वाह है, वो आपको पैसे दे रहा है। आप कैसे यकीन करोगे भाई ये पैसे वो फ्रॉड नहीं कर रहा आपके साथ, वाकई में आपको पैसे जो है लेके वो रिटर्न देगा उसके ऊपर। तो कुछ रूल्स होते हैं इन्वेस्टिंग के। ये रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे, बेशक आप किसी भी फाइनेंशियल बॉडी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, किसी बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी दोस्त के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये कि आपने ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर भी। ठीक है, हमेशा आपने डॉक्यूमेंटेशन या जो प्रूफ होता है वो लेना है। अगर ये बंदा आपका दोस्त जो है वो आपको बता रहा है कि भाई इस तरीके से, आप उसे बोलो ये सब मुझे ना स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर दो जो तुम बता रहे हो, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या इसमें इशू आ रहा है और क्या चीज़ है, किस तरीके से मुझे इन्वेस्ट करना है। तो वो आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देगा कि भाई इतनी अमाउंट आप लगाओगे उसके ऊपर मैं 25% आपको प्रॉफिट दूंगा, जो कि 2 महीने या 3 महीने में दूंगा। जैसे आज जनवरी की पहली है तो मार्च 30 तक मैं आपको ये प्रॉफिट दूंगा, आपके इस बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और मेरा नंबर ये है, मेरा नाम ये, मेरा CNIC ये है। दो वकील उसके अंदर, आपका दो विटनेस होने चाहिए। आप वो वकील के पास लेके जाओगे, उसे बोलोगे भाई ये मुझे ये पूरा ड्राफ्ट करके प्रॉपर दे दो। लाख रुपए की अमाउंट तो इतनी बड़ी नहीं है, 5 लाख रुपए की अमाउंट है, उसके ऊपर अगर आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा हो तो आप वकील के पास लेके जाओ, क्योंकि वकील आपसे 10,000 रुपये 12,000 रुपये ले लेगा, ये सिर्फ लीगल ड्राफ्ट करने के। मगर ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आप किसी को पैसे दे रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि वो 15,000 रुपये भी अगर लेता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दे दो आप उसको, क्योंकि आपको एक्चुअल पैसा सेफ ही हो रहा है। ये आपका पहला रूल है कि आपने ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर भी। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा लेनी है। इसी तरीके से आप किसी उसमें जाते हो रियल एस्टेट में, आजकल पाकिस्तान के अंदर काफ़ी स्कैम होते हैं। रियल एस्टेट कंपनीज बेसिकली आपके पास काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ बन रही हैं कराची में। आप देख लो काफ़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं जो कि जिनके पास लैंड वगैरह कुछ भी नहीं होता, एनओसीज नहीं होती, मगर वो आपसे पैसे मांग रहे होते हैं पोसेशन। कहते हैं कि आपको हम लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप करें, आपकी 20 या फिर 50 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 4 साल या 2 साल का, जितने का भी अर्सा होता है उसमें वो आपसे डेली मंथली बेसिस के ऊपर आपको कहते हैं आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो, लाख रुपए इन्वेस्ट करो। अब वो पैसा वो जेब में रखते हैं अपनी, और जब वक्त नज़दीक आता है कि आपकी मेच्योरिटी होने लगे तो वो बिल्डर ही गायब हो जाता है। तो ये भी, इस बारे में भी आपको ट्रस्ट नहीं करना उसके ऊपर, क्योंकि उनका ऑफिस बड़ा शानदार होगा, वहाँ लाइट्स लगी हुई होगी, सब कुछ होगा, बंदे बैठे हुए होंगे काफ़ी ज़्यादा, आपको लगेगा हाँ यार काफ़ी रिलायबल ऑफिस है। और 2 साल के बाद वो सब कुछ गायब हो जाता है ना। तो ये स्कैम होते हैं काफ़ी इस तरह के, वो लोगों के करोड़ों रुपए लेके भाग जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको कोई ब्रोकर बोले या कोई भी आपको बोले कि हाँ ठीक है मुझे ये इन्वेस्ट करना है, तो आप जाओगे उस ऑफिस में। उस ऑफिस में जाके सिर्फ आप सबसे पहले ये पूछोगे कि आप मुझे साइट लेआउट दिखाओ, साइट प्लान दिखाओ। वो आपको साइट प्लान दिखाएगी, वो मैप बना हुआ होगा बड़ा सा, आपको लगेगा बड़ा अच्छा है। आप उन्हें बोलो इसका अप्रूवल नोटिस दिखाओ मुझे, इसके ऊपर एनओसी, बेसिकली मैप जब भी बनता है तो उसका एनओसी आता है। या तो वो आपको सिंध बिल्डिंग बिल्डिंग अथॉरिटी होती है, वो SBCA हो गया, बाकी सब वो रावलपिंडी में RBCA है, इसी तरीके से लाहौर के अंदर LBCA, लाहौर बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। या तो आपको वो देती है, या वो जिस एरिया का होता है, जैसे हमारे पास कराची में KDA है, या फिर हमारे पास MDA है, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये आपको इनका अप्रूवल उसके ऊपर मिलता है। ये अप्रूवल आपको मिलेगा, वो आपको दिखा देंगे। अगर वो उनके पास ये यूजुअली फेक नोटिस बने हुए होते हैं इस तरह के, वो आपको दिखाएंगे। वो नोटिस की आपने पिक्चर लेनी है। ठीक है, वो आपको बोलेगा नहीं अभी आप साइन कर दें, हमें चेक दे दें, आप उन्हें बोलो अभी रुक जाओ, मैं जाके पहले की ज़रा वेरीफाई कर लूँ, जब मुझे समझ आएगी तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। आपने वो पिक्चर्स लेनी है अपने पास। आप सिटीजन पोर्टल के ऊपर जाओगे, आपने वहाँ पे वो डाल देनी है। आप वहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करनी है। आपको 2-3 दिन या फिर 10 दिन के अंदर बंदे का रिप्लाई आ जाएगा सिंध बिल्डिंग उसका सिटीजन पोर्टल के ऊपर, कि ये जो आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो
वो बिल्डिंग या वो जो भी उसने सोसाइटी बनाई हुई है, वो वाकई में उसको उन्होंने ऑथराइज किया है या नहीं किया है। नहीं किया होगा तो आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट नहीं करोगे। किया होगा तो वो आपकी मर्जी, आप देख लेना उसके ऊपर जो भी होगा। तो ये एक तरीका है। सेकंड ये कि आप डायरेक्टली जाओगे एमडीए के ऑफिस या एसबीसीए के ऑफिस। जितने भी शहर हैं हर एक के अंदर उसका ना अपना एक ऑफिस होता है, और वो सेंटर में ही होता है, सिटी सेंटर में, सदर के एरिया में यूजुअली। तो वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे क्लर्क को आप 500 रुपये दोगे, उससे बोलोगे मुझे ये वेरीफाई करवा के दिखाओ, बताओ कि ये वेरीफाई हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ। वो आपको उसी वक्त बता देंगे कि ये वेरीफाई हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ है। ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते इसके। अगर क्लर्क को आप, अगर अगर उसके एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के 5,000 रुपये या 3,000 रुपये होते हैं तो वो हो गए, वैसे यूजुअली नहीं होते। 500 1,000 रुपये ज़्यादा चीज़ नहीं होती। और आप उसको, जो क्लर्क होता है उसको आप 500 1,000 रुपये से दे दो ताकि आप काम ज़रा जल्दी हो जाए। वरना आपको 2 दिन 3 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं उसके ना। तो आपने ये करवा लिया, क्योंकि आप ऑब्वियसली लाखों की अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो ये आपने कर लिया, अब आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ठीक है, ये सेकंड तरीका है। अच्छा, मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप इस तरीके से कभी भी इन्वेस्ट नहीं करो। आप किसी से मशवरा लो, 2 3 जो आपके जानने वाले हैं जो ये काम करते रहे उनसे मशवरा लो। बाकी ब्रोकर से पूछो जो कि उसी मार्केट के अंदर हैं। क्योंकि ब्रोकर से आप सिर्फ को बात भी करोगे ना, वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेशक आप उनसे नहीं लो वो चीज़। तो यूजुअली ये आपको बता देते हैं, इसमें ऐसा मसला नहीं होता। तो इस पे आपका सेकंड रूल आता है, नेवर इन्वेस्ट एनीवेयर दैट यू डू नॉट नो ऑफ। तो भाई कहीं भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हो। आप लेट से, आपको अगर कोई दोस्त कह रहा है कि यार मैं बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप मेरे साथ इतने पैसे लगा दो, तो मैं आपको उसके ऊपर 20% 30% दे दूंगा, या फिर मंथली आपको मैं 10% दिया करूँगा। जो भी वो आपको बोल रहा है, भाई पहली चीज़ तो ये कि आपको बिटकॉइन के बारे में कुछ पता नहीं है, वो क्या है, कैसी मार्केट है। आपको जब नहीं पता ना उस चीज़ के बारे में, उसमें इन्वेस्ट नहीं करो। बेशक दोस्त जो है वो मर्सिडीज में उतर रहा है या फिर वीगो में आ रहा है, उसके पीछे 10 गार्ड्स आ रहे हैं, आपको लगेगा यार ये तो इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने गार्ड्स हैं इसके पास। बेशक उसके पास गार्ड्स हों, आपको नहीं पता कि उसके पीछे बैंक बैलेंस जो है बिल्कुल जीरो हुआ हुआ हो। या फिर अगर उसके पास बाकी पैसा भी हो तो वो आपका पैसा लेके क्या पता फ्रॉड करके भाग जाए, क्योंकि आप कुछ यकीन नहीं कर सकते। तो बेशक वो जितना, या फिर आपको किसी बहुत ही अच्छे होटल में आके खाना खिला रहा है वो, जो कि 10,000 20,000 रुपए का खाना वहाँ पे एक महीने का, एक दिन का मिलता है, तो आपने इन्वेस्ट नहीं करना उसके साथ जब तक आपको उसके बिजनेस के मॉडल के बारे में नहीं पता कि वो पैसे कैसे आपको देगा, 10% प्रॉफिट देके। वहाँ नहीं करना। ठीक है। और वही जो ड्यू डिलिजेंस का मैंने आपको पहले रूल के अंदर तरीका बताया है, तरीका वही है। आप उसे बोलो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे ये सारी चीज़ें। आप लॉयर के पास जाओ, लॉयर के पास लेके जाओ, उससे पूछो कि भाई ये इस तरीके से करना है, ये मुझे बना के दो। वो लॉयर आपको बना के दे। आपने चेक लेना है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका चेक लोगे आप, कि भाई इतने अरसे के बाद पैसे मिलेंगे। वीडियो बनवाओगे उसके साथ। और अच्छा, ये जब तक ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब तक आप ये चीज़ें करना शुरू करोगे, दूसरा बंदा खुद ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। वीडियो के अंदर वो आ रहा है कि भाई उसने ये किया है, चेक उसने आपको दे दिया अपना, लीगल नोटिस, सॉरी लीगल जो पेपर है लॉयर का, उसके ऊपर उसने साइन कर दिया, इसका मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे पैसे वापस करने की। तो अब वो वैसे ही झिझक उसको होगी कि हेजिटेट करेगा वो कि यार मैं इसके साथ बिजनेस नहीं करता, क्योंकि इतनी फटी को मैं पड़ रहा हूँ मैं इसकी वजह से। तो वो ये करेगा, जब ये वो करेगा ना, आप समझ जाना कि उसका बिजनेस मॉडल जो है ना वो सही नहीं है, या वो आपसे झूठ बोल रहा है, या कोई हेरा फेरी कर रहा है बीच में। तो ये तरीका है मालूम करने का। इसी तरीके से रियल एस्टेट का भी मैंने आपको बताया, जब आपसे एनओसी मांगोगे एसबीसीए का और एमडीए का, और ये सारी चीज़ें आप उसे बोलोगे भाई आपकी लीगल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आपको इजाज़त दी होगी ये ज़मीन खरीदने की, वो ज़मीन के पेपर्स आप मुझे दिखाओ। वो किसके नाम पे ज़मीन है वो दिखाओ, क्या वो बिल्डर है, बिल्डर जो वहाँ पे बॉस बैठा हुआ है क्या उसी के नाम पे ज़मीन है। वो बिल्डर की अगर ज़मीन होगी उसके नाम के ऊपर होगी, वो मैच होगी, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएगी, उनकी पिक्चर्स लो। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाओ, वहाँ से जाके मालूम कर लो, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये ठीक है चीज़। नहीं होगी तो फिर आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट नहीं करोगे। फिर आते हैं तीसरे रूल के ऊपर। इसी तरीके से जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी ऐसी नई चीज़ के अंदर जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो 2% से ज़्यादा अपनी नेटवर्थ, यानी कि टोटल जो आपके पास अगर पैसा पड़ा हुआ है उसमें 2% से ज़्यादा आप नहीं लगाओगे। लेट से आपके अकाउंट के अंदर इस वक्त करोड़ रुपए लगा हुआ है, करोड़ रुपए आपके पास इस वक्त है जो कि आप कैश इन हैंड है, या फिर आपके पास है जो कि आप लगा सकते हो कहीं भी। तो उसका आप 2% कर लो, यानी कि 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप किसी भी ऐसे बिजनेस के अंदर या ऐसी इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाओगे
जो आपको लगता है कि रिलायबल नहीं है। जैसे अभी मैंने इंस्टॉलमेंट्स की बात की रियल एस्टेट के अंदर, ये कोई न्यू कंपनी है, आपको तो नहीं पता। या जीएफएस हो गई, अगर जीएफएस भी है, साइमा बिल्डर्स है, कोई भी है, इनका कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दे रहे हैं चीज़, पोसेशन नहीं मिला हुआ अभी। पोसेशन जब मिल जाता है ना, इसका मतलब कि आप लीज करवा सकते हो, लीज करवा सकते हो, इसका मतलब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑथोराइज कर दिया तभी वो लीज कर रही है, वरना लीजिंग तक फाइल जाती ही नहीं है। ठीक है, और लीजिंग पे चली गई, इसका मतलब गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो गई। अब कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से भी पूछता है इस चीज़ के बारे में। तो जब तक वो चीज़ नहीं हुई भी तब तक वो, आप उसके अंदर इन्वेस्ट इस तरह से नहीं करना, और करना है तो लेस देन 2% अपनी नेटवर्थ, ये आप याद रखो। अच्छा, फिर चौथी चीज़ यही है कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे भी, वो कोई दोस्त हो या फिर कोई बिजनेस मॉडल हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपने वो डॉक्यूमेंट करनी है चीज़। तो आप डॉक्यूमेंट कैसे करोगे, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वो डॉक्यूमेंट के तरीके क्या हैं। वीडियो डॉक्यूमेंटेशन होगी आपके पास, अगर वो बंदा है, और अगर वो कोई रियल एस्टेट वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं तो उनकी फाइल्स होती हैं, जो एनओसीज मैंने आपको बताया। ये सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ या कोई डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी तरफ से मिलते हैं। उनकी सबकी स्क्रीनशॉट्स आपके पास होने चाहिए, और वो वेरीफाइड होने चाहिए। जैसे सिटीजन पोर्टल के ऊपर आप जाते हो, वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो आराम से आप वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको मिल जाती है। या फिर डिपार्टमेंट चले जाओ जिसने दिया हुआ है ना वो वेरीफाई कर, वो एनओसी दिया हुआ है, उसी डिपार्टमेंट से जाके आप डायरेक्टली मालूम कर लो, यार ये आपने वेरीफाई किया है, ये आप वेरीफाई करते हो उसको, ये आपने दिया है एनओसी, तो आपको बता देता है वो। ये आपका चौथा रूल है इन्वेस्टमेंट करने का। पांचवा रूल ये है, जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको लीगल बनाओ। वो लीगल कैसे होगी, आप लॉयर को हायर करोगे, लॉयर को बोलोगे कि यार मुझे ये इसका एक पूरा नोटिस बना के दो, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बना के दो इन दो पार्टीज के दरमियान में, ताकि वो आप भी साइन करो, दूसरी पार्टी भी साइन करे। इन केस ऑफ रियल एस्टेट वगैरह के अंदर तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई होती है, तो आप वहाँ पे पैसे लगाते हो। तो उस सूरत में आपको ये करना है कि वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको दे रहे हैं ना, वो साइन करने से पहले उसकी पिक्चर लो, और 1-2 दिन वेट करो। अपना कोई लॉयर वगैरह है अगर आपके पास, उसके पास जाओ, उसे 5,000 रुपये दो या 2,000 रुपये दो, उससे बोलो मुझे ये सारी बताए कि इसके अंदर मेरे पास क्या हक है और मेरे क्या नुकसान क्या है मुझे अगर मैं इसके साथ इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो आपको सब कुछ बता देगा, उसको देख के भाई ये सारी चीज़ें हैं। वो आपको बताएगा कि भाई आपको क्या सवाल करने हैं उस रियल एस्टेट से, या फिर कोई भी बिजनेस एंटिटी जिससे जो आपको ये पैसे ले रहा है आपसे। तो वो आपको जब बता देगा कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें आपको करनी है, वो अगली दफ़ा आप जाके सवाल करोगे, अगर वो उसके ऊपर जवाब नहीं दें, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, अनलेस कि वो बहरिया टाउन हो। वैसे तो बहरिया टाउन में भी अभी जो आपका था उसमें भी स्कैम हुआ था। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि जो भी पोसेशन वाली चीज़ है ना, सिर्फ वहीं पे इन्वेस्ट करो। जो पोसेशन वाली चीज़ नहीं है उसके बारे में अगर आपको इल्म नहीं है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ही नहीं। अच्छा, इन्वेस्टिंग का एक और रूल ये होता है कि आपको पता होना चाहिए आपने पैसा निकलवाना कब है उसमें से। तो ऑलवेज कीप अ क्लोजिंग डेट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मैं अगर किसी का इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैंने 6 महीने के अंदर ये सारे पैसे इससे वापस ले लेने हैं। मैं दोबारा बेशक इन्वेस्ट करता हूँ उसके साथ, मगर 6 महीने में वो पैसे मिलने चाहिए मुझे सारे के सारे ना। अगर मैं 6 लाख रुपए के साथ लगा रहा हूँ और 6 महीने का टाइम दिया है मैंने उसे, और 6 महीने के बाद मुझे कह रहा है वो 6 लाख के ऊपर मुझे 7 लाख रुपए दे देगा, तो वो 7 लाख रुपए जो हैं, मुझे 6 महीने के बाद सारे के सारे मेरे बैंक के अंदर आ जाने चाहिए। अगर वो बैंक में पैसे नहीं आ रहे ना, इसका मतलब वो स्कैम है। अगर वो बंदा बोल रहा है नहीं नहीं अभी आप इसको चलाते रहो, मेरे साथ चलाते रहो, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, उसने आपके पैसे ले लिए हैं, वो वापस नहीं करने का इरादा रखता। तो आपने वो पैसे वापस लेने हैं, अपने बैंक में होने चाहिए, फिर वापस आप दे दो बेशक उसे। तो इसे रोलिंग कहते हैं हम लोग। इससे वैलिडेशन होती है कि आपका पूरा पैसा आपके पास वापस आया है या नहीं आया। ये आपका ये आपका बेसिकली छठा रूल है। तो ये आपको पैसे वापस आने चाहिए, क्लोजिंग डेट होनी चाहिए, यानी कि जब आप पूरी अमाउंट लिक्विड कर लोगे। फिर आपका सेवेंथ रूल है कि भाई सारे पैसे एक जगह पे नहीं लगाने। अब लेट से अगर आप कह रहे हो कि मुझे रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया है, एक सोसाइटी में आपने एक प्लॉट लिया, दूसरा प्लॉट लिया, तीसरा प्लॉट लिया, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई, दस आपके पास 30 लाख रुपए थे, आपने 10-10 लाख रुपए के तीनों प्लॉट्स उसी सोसाइटी के अंदर ले लिए। ये गलत तरीका है, आपको नहीं लेने। वो बेशक सोसाइटी जितना ज़्यादा भी पैसा कमा के आपको दे रही हो, आपने शायद 10 लाख के ऊपर 20 लाख रुपए का आपका प्लॉट हो गया हो, आपने वहाँ नहीं लेने सारे प्लॉट। क्योंकि आपको नहीं पता, कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे वो सोसाइटी के ऊपर कोई इशू आ सकता है, या प्रॉपर्टी की मार्केट गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये करना है, 10 लाख रुपए का आपने उसमें प्लॉट ले लिया, डेट्स गुड। आप किसी और सोसाइटी में लो, या किसी और जगह रियल एस्टेट में लो, या फिर किसी और जगह पे लो, लेट्स से बैंक के अंदर पैसे रख दिए, प्राइस बॉन्ड्स ले लिए,
फॉरेक्स में लगा दिए, स्टॉक ट्रेडिंग कर ली, या फिर किसी और जगह पे कोई भी आपके पास गोल्ड लेके रख लिया, आपने करेंसी लेके रख ली। काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि पिछले 15 साल का अगर आप चार्ट सिर्फ निकाल के देखोगे तो गोल्ड की प्राइस भी उतनी ही बढ़ी है जितनी आपकी एक प्लॉट की प्राइस बढ़ी है। अगर आपने 2010 के अंदर एक प्लॉट लिया था जो कि आपने 10 लाख रुपए का लिया था, आज वो प्लॉट भी 3 करोड़ रुपए का है, और आपने 10 लाख रुपए का जो गोल्ड लिया था वो भी 3 करोड़ रुपए का है। तो ये आपको देखना है। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि आठ, जो आपका एट्थ रूल है, वो आपने मॉनिटर करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी। वो आप मॉनिटर कैसे करोगे? भाई एक तो ये कि अगर आप किसी दोस्त के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी के साथ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जाके उसका एरिया देखो, वो जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है वो, आपने जहाँ पैसे लगाए हुए हैं वहाँ पे जाके बैठो, देखो उस जगह को वो कैसे कर रहा है। वो नहीं कर रहा, वहाँ पे नहीं लेके जा रहा, तो आपको समझ जाना चाहिए भाई शेडी है, तो वैसे वापस मांगना शुरू कर दो उससे। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा हुई भी है ऑलरेडी कि वो आपको पैसे वापस करेगा ही करेगा। बेशक आपके अपने ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, मगर वो ये ज़रूर करेगा, वरना फिर लीगल केस आप उसके ऊपर कर सकते हो आसानी से। तो ये आपको करना ज़रूरी है। इसी तरीके से कोई रियल स्टेट है जहाँ पे आपने पैसे लगाए हैं, उसने कहा था कि 4 साल में वो चीज़ बन जाएगी, तो देखो भाई वो चीज़ बना भी रहा है या नहीं बना रहा है। हर 2 महीने 3 महीने के बाद एक दफ़ा जाके चक्कर लगाओ, चेक करो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग, क्या नाम है, वो बिल्डिंग बन रही है या जो भी है, सोसाइटी वहाँ पे काम हो रहा है। नहीं हो रहा तो आपको पता है कि भाई ये काम नहीं कर रहे, उनको फिर और पैसे मत दो, फिलहाल अपना वहाँ पे ज़ाया नहीं करो जितना भी कैपिटल है। अच्छा, ये सोसाइटीज़ जो होती है ना, बेसिकली जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं सोसाइटीज़, इनका उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ये वापस कर सकते हैं अगर आप वापस तकाजा करते हो उससे। उसमें से ऑब्वियसली वो 20% काटते हैं आपका, मगर एक्चुअल कैपिटल जो है वो वापस आ जाता है। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन होता है कि जो भी रिलायबल सोसाइटीज़ जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप ये देखो और उन्हें बोलो कि भाई अगर नहीं बन रही बात तो मेरा पैसा वापस निकाल दो। वो नहीं तो ब्रोकर्स होते हैं, वो उनके थ्रू आप पैसा निकलवा सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आपकी सारी अमाउंट जो है ना वो फंसी नहीं रहे हमेशा के लिए। और नाइन्थ रूल जो है ना इन्वेस्टमेंट का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं, आइडियाज़ दिए हैं, इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको किसी भी एक्सपर्ट से इसके ऊपर उसकी एक्सपर्टीज़ पूछनी है कि भाई उसका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें या नहीं करना चाहिए। और एक बंदे से नहीं पूछो, 3 लोगों से पूछो। कोई आपके अगर नाना, चाचा, मामा वगैरह है जो इस बारे में जानता है, अब्बा, जो भी है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं इन लोगों ने भी घाट घाट का पानी पिया है। इन्हें पता है इस चीज़ के बारे में कि इन्वेस्टमेंट के अंदर धोखे कैसे होते हैं, किस तरीके से बचना है। और ये गलतियां मैं भी कर चुका हूँ। तो आपको उनसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है, बेशक वो आपकी उनसे नहीं बनती हो, आप उनसे सिर्फ ऐसे ही पूछो कि भाई क्या करना चाहिए, ये अच्छी जगह है या नहीं है। पहले अपने नज़दीकी लोगों से पूछो, जैसे आपके अब्बू हो गए, बाकी जो रिलेटिव्स हैं, नाना, चाचा, मामा वगैरह, ये सारे, इनसे पूछो पहले। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे नज़दीकी हैं आपको, ये आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अगर आपको समझ आती है कि ये नहीं अच्छा मशवरा दे सकते, तो अपने कोई करीबी लोग जो आपके हैं, मेंटर हो गए, टीचर्स हो गए, जो जिनसे आपकी बनती है, या फिर नहीं भी बनती तो जो आपको इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, फाइनेंस के टीचर्स होते हैं, उनसे पूछ सकते हो। लॉ के टीचर्स होते हैं जो आपके, अगर आपका अपना सब्जेक्ट वगैरह सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ते हो उनसे, और वो आपको गाइड कर सकते हैं, उनसे पूछो। उसके बाद थर्ड पार्टीज़ हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए। अगर रियल स्टेट है तो ब्रोकर्स हैं आपके। अगर दोस्त के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉयर्स को कॉल कर लो, उनसे पूछो इस चीज़ के बारे में। हाई, वो लोअर कोर्ट जो है, या फिर सिटी कोर्ट, या फिर ये हाई कोर्ट, कहीं भी चले जाओ, काफ़ी लॉयर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। उनके पास जाके बैठोगे, वो आपको बता देगी इस चीज़ के बारे में। अगर वो उसकी फ़ीस लेते हैं थोड़ी सी, तो फ़ीस उनको दे दो, कोई मसले वाली बात नहीं, 1000 रुपये तो है, 1000 2 हज़ार रुपये दो, उनसे मशवरा लो इस चीज़ के बारे में। वो सबसे अच्छा आपको गाइड करेगी कि भाई आपको क्या करना चाहिए, कानून क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, आप पैसे निकलवा कैसे सकते हो उस चीज़ के बारे में। तो ये लाजमी आपको करना है जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये 9 रूल्स जो है ना अपने पास लिख के रख लो। ठीक है।